करण 3 विकल्पों के बीच फंस गया था। अपने आइस ब्लास्ट से अमर पर आक्रमण करके हमले से बचने और जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करे, उसके आइस ब्लास्ट का प्रयास करे। इस सभी के अलग अलग फायदे और नुकसान थे। अंत में करण दूसरे विकल्प के साथ गया। क्यों? क्योंकि लड़ाई खत्म करने के लिए उसे अपने आइस ब्लास्ट की जरूरत थी। वह अभी आक्रमण करने लड़ाई को विश्वसनीय रूप से समाप्त नहीं कर सकता। यदि वह अपने आइस ब्लास्ट से बच निकला तो वह सुरक्षित पक्ष में होगा, लेकिन अमर के खिलाफ जीतने का अपना हमला खो देगा। अमर की रक्षा अविश्वसनीय थी और तीव्र गति लाभ के बिना करण इसे भेद नहीं सकता। तो करण दूर भाग गया। अमर ने पहले ही अपनी गति बना ली थी। वह जल्द ही अपनी तलवार के साथ आगे कूद जाएगा। यह वही स्थिति थी जब करण ने पहली बार अमन से लड़ाई की थी, लेकिन इस बार करण की प्रकृति को और अधिक नुकसान निखारा गया था। इसके अलावा उसने उस हमले को पहले भी देखा था और वह उससे बचने का एक अच्छा तरीका जानता था। उनके बीच की दूरी बढ़ने से करण के रास्ते में अमर की गति कमजोर हो जाएगी और फिर अमर ने अपना प्रहार शुरू कर दिया। जैसे ही उसका शरीर तलवार से आगे की ओर फेंका गया, उसके नीचे की धरती फट गई। करण ने अमन को आते देखा। उसे यकीन था कि अमर उस समय से तेज था। जाहिर है, अमर ने अपनी पहली लड़ाई में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी। करण एक तरफ कूद गया। उसी समय अमन के पैरों के नीचे पानी आ गया। वह अपनी तलवार को पकड़कर किनारे की ओर सरक गया। अमर अपनी उच्च गति के कारण करण की तुलना में अधिक किनारे की ओर खिसक गया था। तलवार को अपने ऊपर से गुजरने देने के लिए करण केवल जमीन पर कूद सकता था। अमन का प्रहार चूक गया और करण ने तेजी से वहां हमला किया जहां अमन को होना चाहिए था। फिर भी अमन पहले ही करण के पास से गुजर चुका था। जैसे जैसे उसका शरीर घूमता गया, उसके नीचे और अधिक पानी दिखाई देने लगा। फिर पानी गायब हो गया। हाँ, अमन चिल्लाया, क्योंकि उससे अपनी तलवार में और अधिक शक्ति जोड़ते हुए उसका पथ बदल दिया। करण की आंखें चौड़ी हो गई। करण पर किसी फिर से गोली की तरह हमला करने से पहले वह अमन को रोक नहीं सका। बस थोड़े से पानी का उपयोग करके अमन अपनी गति को पूरी तरह से सुरक्षित करने में सक्षम था। किसने कहा कि जल आकर्षण केवल उपचार के लिए उपयोगी है? करण फिर से किनारे पर कूद गया। अमन के पैरों के नीचे फिर से पानी दिखाई दिया और फिर करण की आंखें चमक उठी। इस बार वह तैयार था। करण ने अपना बायां हाथ अमर की ओर किया और बर्फ का विस्फोट किया। टकराव। आइसमन की एक लहर अमर के पूरे शरीर पर बह गई, लेकिन इससे केवल ठंडी हवा के रूप में गिना गया। लेकिन फिर अमन की आंखें भय में फैल गई, क्योंकि उसके नीचे का पानी सख्त हो गया था। एक पल में ही वह बर्फ में तब्दील हो गया था। अमर ने अपनी पानी पर नियंत्रण खो दिया। उसके पैर से जमीन पर टकराए, जिससे उसका संतुलन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अमर पर हमला करते समय करण की आंखें चमक उठी। करण का बर्फ विस्फोट निश्चित रूप से इतना शक्तिशाली नहीं था कि इतने पानी को तुरंत जमा सके, लेकिन फिर भी यह अचानक क्यों जम गया? करण को नीलम की कक्षा में सीखी गई कोई बात याद आ गई, क्योंकि महारानी कोबरा जोन के जानवरों में आकर्षित जल आकर्षण था, इसलिए वे आइस विवरण जोन के से बचते थे। क्यों? क्योंकि आइसमन वाटरमन को आइसमन में तब तक बदल सकता है जब तक इसमें इसकी मात्रा अधिक है। अमन के पैरों के नीचे का पानी प्राकृतिक पानी नहीं था, बल्कि जल मन से बनाया गया पानी था। इसलिए जब तक करण इसे पूर्ण बहुत सारे आइसमन के साथ विस्फोट कर सकता था, यह आइसमन में बदल जाएगा। अमन के पास आइस पे एफिनिटी नहीं थी, जिसका मतलब था कि वह अब इसे नियंत्रण नहीं कर पाएगा, और यह काम कर गया था। पानी बर्फ में बदल गया था और अमन ने अपना संतुलन खो दिया था। करण ने आगे बढ़ने का आरोप लगाया। जैसे ही वह आगे की ओर फिसला, अमन के घुटने जमीन से टकराए। वह अपना संतुलन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। करण अंदर आ गया। अमन के लिए थोड़े समय में अपनी तलवार पर नियंत्रण हासिल करना असंभव था। अमन की आंखें चौड़ी हो गई और उसने अपनी तलवार फेंक दी। उसकी तलवार घूमने लगी और घूमती हुई ऊँट उसके और करण के बीच आ गई। टकराव। करण ने अपनी तलवार से ऊँट को अवरुद्ध कर दिया और तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन वह चूक गया। अमन ने अपनी सहज पूर्ति को दरकिनारे कर दिया था और वह ऊंची मुट्ठी के साथ करण के पास आ रहा था। फिर अमन ने अपनी मुट्ठी करण के चेहरे की ओर छोड़ दी। करण को इस हमले की उम्मीद नहीं थी। वह हमेशा अपने हथियार फेंक देने वाला व्यक्ति था। वह ऐसा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिला था। उस क्षण करण का दिमाग बंद हो गया था।
वर्षों के परीक्षण के बाद उसकी अक्सर बुद्धि विकसित हुई। आदत से मजबूर होकर करण ने अपनी तलवार गिरा दी। इस समय करण अपनी तलवार के बारे में सोच भी नहीं रहा था। करण के हाथों ने साइड लेते समय अमन की बाह को कोने से दूर धकेल दिया। अमन की आंखें चौड़ी हो गई। उसका हमला चूक गया था। आदत से मजबूर करण ऊपर की ओर कूद गया। जैसे ही करण ने उसका हाथ बगल की ओर खींचा, उसका बायां घुटना अमन के पीठ पर चला गया। अमन अमन का संतुलन फिर से बिगड़ गया और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। टकराव। करण अपने बाएं घुटने के बल अमन के पीठ पर उतरा और अपने दोनों भुजाओं से उसकी बाह को कसकर पकड़ लिया। करण ने अनिवार्य रूप से एक बनाया था। मौन। जो छात्र लड़ाई में नहीं थे, वे अभी भी सदमे में देख रहे थे। अमन ने चौंक कर आगे की ओर देखा। वह करण को उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं देखता। उसका हाथ की पीठ की ओर फैला हुआ था और वह जानता था कि करण उसे तोड़ सकता है। तुम्हारे सिर पर एक वार और तुम मर जाओगे, करण ने कहा। मैं जीता। मौन का एक लंबा क्षण बीत गया। मन बुदबुदाया, यह सोचने के लिए कि मन परिवर्तन का भी इस तरह से उपयोग किया जा सकता है। अमन स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र कर रहा था कि कैसे कर्ण ने अपनी बर्फ से उसका पानी जमा दिया। क्या आप जाने दे सकते हैं? मैं हार गया, अमन ने शांति से कहा। कर्ण ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। अमन ने भी खड़े होकर अपनी वर्दी साफ की। फिर अमन उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। मैंने आज कुछ सीखा, उन्होंने कहा। इससे बीते एक अरसा हो गया है। मैंने भी कई चीजें सीखी, करण ने उत्तर दिया। किसी शक्तिशाली योद्धा के साथ यह मेरी पहली उचित लड़ाई थी। अमन हंसे। आइए फिर से चले, वह चौड़ी मुस्कान के साथ चिल्लाया। जरूर, करण ने उत्तर दिया, लेकिन यह मत मानिए कि मैं केवल एक झटके के कारण जीत गया। मैं नहीं करूंगा, अमन ने उत्तर। लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद मत करो, हम देखेंगे, करण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अमन भी मुस्कुराया। अफसोस की बात है, अमन सही था। अगले 3 घंटों में करण अपने सभी मैच हार जाएगा। अमन ने करण की शक्तियों को अपना लिया था। करण 2 बार जीतने में सफल रहा, लेकिन उसके आशाजनक लाभ के खत्म होने से यह स्पष्ट था कि अमन अभी भी दोनों में से अधिक शक्तिशाली था। लेकिन करण अब मोहन की शक्ति के बराबर था। ठीक है, जब तक वह केवल एक योद्धा के रूप में लड़ता रहा, आखिरकार अमन के पास लड़ने के लिए कोई नया व्यक्ति था। मोहन अमन से लगातार हारने से आराम कर सकता था। अब यही करण का काम था। और इससे पहले कि उन्हें पता चलता, पाठ खत्म हो चुका था। पाठ करण की अपेक्षा से अधिक तेजी से समाप्त हुआ। उसे लगा जैसे केवल कुछ मिनट बीते ही है। लेकिन जाहिर है, करण ने लगभग 3 घंटे तक अमन से लड़ाई की थी। पहले 2 मुकाबलों के बाद करण ने दूसरा मुकाबला नहीं जीता था, यह जानने के बाद कि वह क्या कर सकता है। अमन ने करण के सभी हमलों का पूरी तरह से मुकाबला किया था। आश्चर्यजनक रूप से लगभग हर लड़ाई में करण को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अमर को पकड़ लिया था। अमर हर बार हारने के बहुत करीब था, फिर भी किसी कारण से अमन किसी तरह से अपनी विचलित स्थिति से बाहर निकलने में कामयाब रहा। उस समय करण पहले ही बहुत कुछ कर चुका था, जिससे उसके लिए अमन के आक्रमण का विरोध करना कठिन हो गया था। करण तब सबसे करीब आया था जब उसने अपनी तलवार पर आइस ब्लास्ट लोड किया था। उसने अमन की तलवार पर ऊपर की ओर वार किया था, हमले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। लेकिन अमन विडंबना यह है कि अपनी छाती से हमले कूद कर करण के घातक प्रहार को रोकने में कामयाब रहा। उसकी वर्दी की सुरक्षा संचय हो गई थी और करण का हमला रोक दिया गया था। इसने केवल एक बार ही काम किया था, लेकिन इससे करण के सबसे खतरनाक हमले को रोक दिया था। दीपक ने करण सहित सभी छात्रों को अपनी प्रतिक्रिया दी। इस बार दीपक ने वास्तव में करण की तलवारबाजी देखी थी, जिसका मतलब था कि वह वास्तविक प्रतिक्रिया दे सकता था। हैरानी की बात यह है कि दीपक ने करण की तलवारबाजी की ज्यादा आलोचना नहीं की। उन्होंने कहा कि वह पहले से ही एक पारंपरिक लड़ाई शैली को बनते हुए देख सकते हैं, जो एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि कर्ण स्पष्ट रूप से बहुत तेज और विस्फोटक लड़ाई शैली पसंद करते हैं और उन्हें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कर्ण ने दिमाग में विशेष रूप से एक वाक्य सच था, अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित न करें, अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें और भी मजबूत बनाएं। जाहिर तौर पर कर्ण की कमजोरी रक्षा थी। उनके पास कोई ढाल या महान हथियार नहीं था जो ढाल के रूप में कार्य कर सके।
उसके कारण करण को हमलों से बचना था, जो आसान नहीं था। करण अपनी रक्षा पर काम कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक काम लग सकता है और इससे उसकी पहले से स्थापित लड़ाई शैली भी बर्बाद हो सकती है। अपने बचाव पर काम करना अनिवार्य रूप से योजना भी के रूप में गिना जाएगा। यदि उसका प्रतिनिधिकरण की गति से बचने और चकमा देने में कामयाब रहा तो कर्ण को अपना बचाव करने की आवश्यकता होगी। यह एक अच्छा विचार लग रहा है, लेकिन आगे बढ़ने का एक और रास्ता भी था। इससे ऐसा बनाए कि अगर हमला हमेशा अगर ही रही। कर्ण अपनी आक्रामक लड़ाई शैली पर तब तक काम कर सकता था जब तक कि वह इतनी विनाशकारी न हो जाए कि प्रतिनिधि हमला करने में भी सक्षम न हो सके। दीपक का अपनी कमजोरियों के बजाय अपनी ताकत पर काम करने का सही मतलब था। यदि कोई भी प्रतिनिधि कर्ण पर हमला करने में कामयाब नहीं हुआ तो उसकी रक्षा को कोई मायने नहीं रखती। कर्ण को ढेर सारी प्रतिक्रिया देने के बाद दीपक चले गए। वे कुछ महान झगड़े थे। कर्ण अमन से विशिष्ट मुस्कान के साथ कहा, मोहन से हमेशा लड़ना उपवाऊ और हो सकता है, क्योंकि हम एक दूसरे की चालों को अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे खुशी है कि आप बेटर स्टेट में एक स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे, जो आपको एक चुनौती बनाता है। कर्ण ने सिर हिलाया, धन्यवाद। लेकिन सभी कर्ण ने जमीन की ओर देखते हुए भुएं चढ़ा ली। लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। आखिरकार मैं आपसे एक पूर्ण सतर ऊपर हूँ, जिसका मतलब है कि आप मेरे खिलाफ सतर कूद रहे हैं। अमन ने कहा, यह दुख की बात है कि हमें यह बोझ उठाना पड़ रहा है। कैटरपिलर क्लास के हम छात्र वास्तविक तकनीक नहीं सीख सकते, जिसका अर्थ है कि हमारी शक्तियाँ हमेशा सामान्य योद्धाओं की शक्तियों में कम होती है। आप अन्य छात्रों की तुलना में कितने मजबूत हैं? कर्ण ने पूछा। ठीक है, कैटरपिलर क्लास में तब तक सबसे मजबूत हूँ जब तक मैं मोहन अपने जादू का उपयोग नहीं करता है। यह मुझे सामान्य छात्रों के औसत से ऊपर रखता है। जब प्रतिभाशाली छात्रों की बात आती है तो मैं अभी भी थोड़ा पीछे हूँ। मैं हमारे ग्रेड के वास्तव में सबसे मजबूत छात्रों से प्रतिस्पर्धा करने से बहुत दूर हूँ, अमन ने कहा। औसत से बहुत ऊपर, कर्ण ने टिप्पणी की। अमन ने सिर हिलाया। मैं अन्य छात्रों की तुलना में कितना मजबूत हूँ? कर्ण ने पूछा। कैटरपिलर क्लास के छात्रों की तुलना में आप औसत से थोड़ा नीचे हैं। सामान्य रूप से छात्रों की तुलना में आप निचले स्तर पर हैं। यदि आप तैयारी ग्रेड में थे तो आप कमजोर आधे छात्रों से लड़ सकते हैं। कैटरपिलर क्लास में, अमन ने कहा। कर्ण ने गहरी सांस ली। जब अन्य छात्रों से लड़ने की बात आती है तो वह अभी भी बहुत कमजोर था। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अमन ने भौहें चढ़ाकर कहा, आप यहाँ 1 या 2 सप्ताह पहले ही आए थे। अन्य छात्रों के पास मनुष्यों के खिलाफ वर्षों का परीक्षण था। आपके पास मुश्किल से 2 सप्ताह थे। इसे समय दे। करण ने बगल की ओर देखा। वह केवल 2 सप्ताह के लिए यहाँ आया था, लेकिन जब अन्य मनुष्यों से लड़ने की बात आई तो उसे अभी भी अपनी शक्ति पर थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। जानवरों से लड़ना जरूर, करण जानता था कि वह उन विभाग में अविश्वसनीय रूप से पुष्ट था। इंसानों से लड़ना इतना नहीं, और इससे भी अधिक जादूगरों से लड़ना शायद और भी कठिन था। उस समय करण को कुछ याद आया। क्या लालू वर्दी के लिए प्रयोगित परीक्षा का कोई प्रारूप या वैसा ही कुछ नहीं था? क्या वह अन्य जादूगरों से नहीं लड़ सकता होगा? कर्ण ने योद्धाओं से लड़ने का कुछ अनुभव हासिल कर लिया था, लेकिन उसने अभी तक किसी भी जादूगर से लड़ाई नहीं की थी। उसी समय कर्ण को कुछ और याद आया। अमन, कर्ण ने कहा, अराजकता दिवस के ये शिक्षकों के पास ये कौन से कोठा है? कर्ण ने को लाल वर्दी के लिए अगली व्यवहारिक परीक्षा का संदेश देते समय अपने कोटे के बारे में वाईएसडी की बात याद आई। ओह हाँ, वे लोकप्रिय हैं। हर कोई मूल्य रूप से उन्हें चाहता है, अमन ने कहा। हाँ, लेकिन वे क्या है? कर्ण ने फिर से पूछा। यह देख रहा है, अमन ने कहा। देख रहे? अमन ने सिर हिलाया। अराजकता के दिन वॉरियर का सुरंग बंद कर दिया जाएगा और हर कोई फार्म लाइन पर वापस चला जाएगा। केवल कमांडर स्टेज के योद्धा वॉरियर के पैराडाइज में रहेंगे, जबकि सभी सामान्य स्तर के योद्धा फार्म लाइन की रक्षा करेंगे। इससे सोल्जर स्टेज के योद्धाओं को छोड़ दिया जाएगा। कुछ भी नहीं करना। हममें से ज्यादातर लोग फार्म लाइन में रहते हैं, इंतजार करते हैं। हम रक्षा के लिए फास्टिंग नहीं है। इसकी वजह से प्रत्येक शिक्षक को एक निर्धारित संख्या में छात्र मिलते हैं जिनमें वे अपने साथ ला सकते हैं। ये छात्र शिक्षकों के पीछे पीछे वॉरियर पैराडाइज की दीवारों तक जाएंगे और वे वहां से अराजकता के
दिन को देख सकते हैं। करण ने इसके बारे में सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। वॉरियर के सड़क की दीवारों से अराजकता का दिन देखना वह इसमें रुचि रखते हैं। करण ने केवल जानवरों के बारे में अधिक जानने में सक्षम होगा, बल्कि वह विभिन्न शक्तिशाली मनुष्यों को लड़ते हुए भी देख सकता है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब सबसे शक्तिशाली इंसानों को देखकर सीखना होगा। मुझे इनमें से एक कोटा कैसे मिलेगा? करण ने पूछा। ओह, यह बहुत कठिन है, अमन ने उत्तर दिया। मुझे दीपक से एक मिला है, लेकिन हमारे ग्रेड में भी मैं अकेला हूँ। कोटा कुल है और ग्रेड विशिष्ट नहीं है। प्रत्येक शिक्षक को कुल 3 मिलते हैं। निश्चित रूप से करण अमन से लड़ सकता था, लेकिन अमन उससे एक सतर नीचे था। यदि अमन करण के सतर पर होता तो करण उसके सामने असहाय होता। कोटा अनिवार्य रूप से प्रति ग्रेड प्रति कक्षा सबसे उत्कृष्ट छात्रों के लिए पुरस्कार थे। करण कैटरपिलर क्लास में था। वह अपने ग्रेड से सबसे उत्कृष्ट छात्र नहीं था। इसका मतलब यह है कि इस समय करण को कोटे के लिए पर्याप्त नहीं था। अमन ने अलविदा कहा और चला गया। करण मोहन से बात करना चाहता था, लेकिन जब करण अमन से बात कर रहा था तो मोहन पहले से ही जा चुका था। पाठ शुरू होने से पहले ही मोहन ने कहा था उसके पिता वॉरियर एकेडमी के मालिक थे। जादू पर अपने पिता के ध्यान के साथ करण पहले से ही निश्चित था कि मोहन उसके पिता कौन थे। यह राम थे। करण ने यह नहीं सोचा था मोहन दिन का बेटा था। दिन ने शायद मोहन को जादूगर के रास्ते पर इतनी से नहीं धकेला था। अफसोस की बात है, करण अपने अनुमान की पुष्टि नहीं कर सका, क्योंकि मोहन पहले ही जा चुका था। पाठ के बाद करण निश्चित नहीं था उसे अभी भी क्या करना चाहिए। वह अपने हथियारों को अपग्रेड करने के अपने लक्ष्य तक पहुंच गया था। वह अपनी तलवारबाजी के बारे में और अधिक जानने में कामयाब हो गया था। अब वह पूरी तरह से सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। एक अच्छे हथियार के बिना करण एक परेशानी वाली स्थिति में था, क्योंकि वह अपनी तकनीकों पर काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मुझे लगता है यह सीखने का समय है। फिलहाल मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे जानवरों के खिलाफ परीक्षण की भी जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझे ज्ञान और अपनी तकनीकों और अन्य मनुष्यों से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ पाठों का दौरा करने जा रहा हूँ। कर्ण परीक्षण क्षेत्र से छोड़कर कार्यक्रम की जांच करने के लिए अपने कमरे में चला गया। ठीक इसी कारण से कक्षाओं के बीच हमेशा 1 या 2 छात्र ब्रेक होता है। कर्ण ने पढ़ा पशु ज्ञान के लिए एक और पाठ जरूर ही शुरू होगा। ठीक है, आइए सीखने की शुरू करें। कर्ण जल्दी से अपना कमरा छोड़कर बैठक कक्ष में प्रवेश कर गया। कुछ छात्रों ने उसे अजीब भाव से देखा, लेकिन उन्होंने उसे बातचीत नहीं की। नीलम सीधे ही पहुंची और अपना पाठ शुरू किया। उत्तर पश्चिम जंगल में विदेशी जानवरों ने घोषणा की। पिछली बार यह कर्ण यहाँ आया था तो नीलम ने उत्तर पूर्व जंगल में विदेशी जानवरों के बारे में बात की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस उत्तर पूर्व पश्चिम जंगल में भी विदेशी प्रजातियां थी। नीलम ने बताया कि 2 समस्याग्रस्त क्षेत्र थे, दक्षिण और उत्तर पश्चिम। बंजर भूमि के सामान्यीकरण के जानवरों के कारण दक्षिण स्पष्ट रूप से एक समस्याग्रस्त क्षेत्र था। आइस विवरण जोन के कारण उत्तर पश्चिम भाग स्पष्टताग्रस्त था। करण ने आइस विवरण जोन के हमलावर प्रजातियों के बारे में ज्यादा नहीं सुना, क्योंकि वे जंगल में पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उतनी खतरनाक नहीं थी। हाँ, ये प्रजातियां अभी भी शिकारियों के लिए बहुत खतरनाक थी, लेकिन उन्होंने जंगल को नष्ट नहीं किया था। दलदली खरंजों और सांपों के कारण पूर्व उत्तर जंगल लगातार खतरे में था। उनकी तुलना में आइस विवरण जोन के जानवर कभी कभी जंगल में आते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही वह वहां पहुंचते थे। जानवरों को अपने बच्चों को जंगल में रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आइस विवरण जोन में बहुत सारे कमजोर क्षेत्र थे। इस वजह से शायद ही कभी किसी ने आइस विवरण जोन के किसी जानवर को जंगल में बच्चे के साथ देखा होगा। अधिकांश सामान्यीकरण के जानवर केवल उत्तर पश्चिम जंगल में इसलिए आए क्योंकि उन्हें किसी अधिक शक्तिशाली जानवर द्वारा उत्तर पश्चिम जंगल में बाहर निकाल दिया गया था, या उसका संबंध हवा से था। इतने सारे तो नहीं थे, लेकिन कुछ जोड़े थे। क्योंकि आइस विवरण जोन में बहुत अधिक हमलावर जानवर नहीं थे, इसलिए खतरनाक क्षेत्र भी उतना बड़ा नहीं था, लेकिन दक्षिण बहुत खतरनाक था। उत्तर पश्चिम जंगल का दक्षिण भाग उत्तर पूर्व जंगल की दक्षिणी भाग से भी अधिक खतरनाक था। उसका कारण क्या था? सांपों ने कई युवा जानवरों को मार डाला। कई जानवरों को अपने जन्म का स्थान
याद था। इस बात की अधिक संभावना थी कि उनके बच्चे उसी स्थान पर होंगे जहाँ उनका जन्म हुआ था। सांपों के कारण कई जानवर समाप्त चरण तक पहुंचने से पहले उत्तर पूर्व जंगल को छोड़ने में कामयाब नहीं हुए, जिसका मतलब था कि वहाँ कम जानवर के बच्चे थे। सांप उत्तर पश्चिम जंगल में नहीं थे, जिसका मतलब था कि यह सभी प्रकार के जानवरों के लिए प्राथमिक प्रजनन स्थल था, जो आमतौर पर बंजर भूमि में रहते। नीलम ने 1 घंटे तक आइस विवरण जोन के आने वाली प्रजातियों के बारे में, 2 घंटे तक बंजर भूमि के से आने वाली प्रजातियों के बारे में बात की। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता गया, करण को दोनों जंगलों के बारे में एक निश्चित अनुभूति हुई। जब करण अभी अभी आया था तो दोनों जंगल एक जैसे दिखते थे। उसके पास एक जैसे पेड़ थे, उस दोनों के पास कीट बिल्लियां थी। करण को यह भी पता चल गया था कि दोनों जंगलों को जंगल कहा जाता था। उसके कान करण को दोनों जंगल मूल रूप से एक ही क्षेत्र की तरह महसूस हुए, लेकिन अब तक करण ने अंतर देख लिया था। उत्तर पश्चिम जंगल में शक्ति और टकराव की भावना पैदा की। वहाँ बहुत अधिक घात लगाने वाले शिकारी नहीं थे। बहुत सारे शिकारी जानवर बिना छुपे इधर उधर घूम रहे थे। स्थानीय खतरे लाइफ स्कार्फ ने भी इसे थोड़ा उज्जवल और अधिक प्राकृतिक महसूस कराया। पेड़ सुरक्षित नहीं थे। इसकी तुलना में उत्तर पूर्वी जंगल मूल रूप से अंधेरे और जहरीले धुंध में डूबा हुआ था। करण ने उत्तर पूर्वी जंगल में बहुत से शक्तिशाली जानवरों को घूमते नहीं देखा था, लेकिन जो वहाँ थे उन्होंने घात लगाकर हमला कर दिया था। उत्तर पश्चिम जंगल भूरा या लाल महसूस हुआ, उत्तर पूर्वी जंगल काला या बैंगनी महसूस हुआ। यह दोनों क्षेत्र एक दूसरे से बहुत अलग थे। करण ने पिछले 3 घंटों में बहुत कुछ सीख लिया था। अब तक वह कई और जानवरों को भी जानता था कि वे काली सूची में है या नहीं। ऐसा कोई जानवर नहीं था जो फायरमायर जैसा भी हो। पाठ समाप्त होने के बाद करण अपने कमरे में वापस चला गया। करण, यहाँ आओ। करण घूम गया। हाँ टीचर नीलम, उन्होंने पूछा। अन्य छात्र भ्रमित होकर गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे। नीलम पहले ही करण को निजी शिक्षा दे चुकी थी। अब वह उसे सार्वजनिक रूप से अपने पास बुला रही थी। करण नीलम के पास गया। नीलम के हाथ में एक छोटी सी निशानी दिखाई दी। प्रतीक चिन्ह पर एक विशाल चिन्ह की छाया और उसके नीचे एक काला शहर था। टोकन को देखते ही करण ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जैसे ही छात्र एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे तो पूरी कक्षा में सदमे में की आवाज गूंज उठी। क्या है? नीलम एक अन्य छात्र से घबराए हुए लेकिन थोड़े गुस्से वाले स्वर में कहा, क्या आप कृपया मुझे बताएंगे कि उसे टोकन क्यों मिल रहा है? जहाँ तक मुझे पता है, मैं इस ग्रेड में सबसे अच्छी शिकारी हूँ। करण ने उधर देखने लगा। यह सफेद बालों वाली एक लड़की थी। उसकी पीठ एक लंबा चाबी का धनुष था। नीलम ने शांति से छात्र की ओर देखा। क्या आपने पहले किसी जनरल स्टेट जानवर को मारा है? उसने पूछा। लड़की थोड़ी पीछे हट गई। मुझे अभी तक ऐसा कोई समूह नहीं मिला जो मुझे स्वीकार करता हो, उसने उत्तर दिया। तो आप श्रेष्ठ छात्र नहीं है, नीलम ने कहा। आसपास के छात्र सन्नाटे में आ गए थे। रुको, क्या इसका मतलब यह है करण ने पहले एक जनरल स्टेट जानवर को मार डाला था? क्या कोई समूह उसे अपने साथ ले जाने को तैयार था? क्या उसके पास? छात्र ने पूछा। नीलम ने सिर हिलाया। मैंने लाश को अपनी आंखों से देखा है। यह एक जनरल स्टेट सांप था। एक सामान्य अवस्था में सांप, एक सैनिक मंच योद्धा के रूप में। वह पागलपन था, लेकिन वह तो हमारी कक्षा में भी नहीं है, छात्र ने कहा। तो वह एकेडमी में सोलर स्टेज पर सभी के बीच में सबसे अच्छा शिकारी है। यदि वह टोकन का हकदार नहीं है तो कोई भी ऐसा नहीं करता है। करण अभी भी असमझ में था कि उसे किस तरह का टोकन मिला है। नीलम ने करण की ओर देखा। अचानकता के दिन शहर मत छोड़ो। सूर्योदय से कुछ देर पहले एकेडमीज के बीच में इकट्ठा हो जाओ। मैं तुम्हें देखने के लिए ले जाऊंगी। करण की आंखें चौड़ी हो गई।